गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। उर्वरक जो होते हैं उनकी मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और ये फसलों पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, इसके बारे में अपने को आज डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ चर्चा करते हैं उर्वरक के बारे में कि उर्वरक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन उर्वरक की बात करते हैं। आपको थोड़ा बहुत पता भी है उर्वरक के बारे में कि एक तरीके से पोषक तत्व युक्त पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार होते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति पादपों को इनके द्वारा होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों ये मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार होते हैं। ये मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार होते हैं और इनसे पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ध्यान रखने की बात है बच्चों कि ये क्या होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनके द्वारा एक या अधिक पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है वो पौधों को होती है। किसी एक तत्व की भी हो सकती है और एक से अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति भी उर्वरकों से हो सकती है। तो यहाँ पर नोट करते हैं, इनसे एक या अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति, इनसे एक या अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति पादपों को होती है। इनसे एक या अधिक पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है वो पादपों से होती है। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि ये सभी अकार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। कुछ उर्वरक ऐसे भी होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में भी आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कुछ उर्वरक कार्बनिक श्रेणी के भी होते हैं। कुछ उर्वरक जो होते हैं बच्चों वो कार्बनिक श्रेणी के भी होते हैं। जैसे आपके हैं यूरिया जो होता है बच्चों उसके बारे में आपको पता होगा कि ये प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है जो एक कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में आता है। देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात है कि ये सभी जो उर्वरक होते हैं ये सामान्यतः जल विलेय होते हैं और जल विलेय होने के कारण ही जल के साथ ये जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर पादप को आसानी से मिल जाते हैं। इनकी एक विशेषता यही है मुख्य कि ये जल विलेय होते हैं। ये सामान्यतः सभी जल विलेय होते हैं जिससे पोषक तत्व जल में घुलकर पादपों को मिल जाते हैं। ये क्या होता है, जल में घुलकर पादपों को मिल जाते हैं। सभी जो पोषक तत्व होते हैं, सभी जो उर्वरक होते हैं वो जल विलेय होते हैं। देखो बच्चों, अपन ने उर्वरकों के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों के वर्गीकरण की। रासायनिक उर्वरकों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले नोट करते हैं रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण। रासायनिक उर्वरकों का
वर्गीकरण। देखो बच्चों, रासायनिक उर्वरकों को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उनमें पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला जो प्रकार है, पहला जो रासायनिक उर्वरक है उसका जो प्रकार है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक। पहले प्रकार वाला जो उर्वरक है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक। दूसरा जो प्रकार है रासायनिक उर्वरक का वो है जो फॉस्फेटिक उर्वरक। दूसरा जो है उसको बोलते हैं फॉस्फेटिक उर्वरक। तीसरा प्रकार है पोटेशियम उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक। और चौथा जो रासायनिक उर्वरक का प्रकार है, रासायनिक उर्वरक की श्रेणी है वो है यौगिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक। और 5वीं श्रेणी जो है उसके अंदर आते हैं एकल उर्वरक। इस प्रकार से बच्चों रासायनिक उर्वरकों को 5 वर्गों में बांटा गया है वर्गीकरण के आधार पर। पहला जो उर्वरक है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनधारी उर्वरक। दूसरा जो रासायनिक उर्वरक का प्रकार है वो है फॉस्फेटिक उर्वरक। तीसरा है पोटेशिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक और एकल उर्वरक। हम इनकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ लेते हैं, फिर डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजनधारी उर्वरक की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें फॉस्फेटिक उर्वरक में, तो ये जो फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं बच्चों, ये फास्फोरस की पूर्ति पादपों के अंदर करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं बच्चों, ये करते हैं फास्फोरस की पूर्ति पादप के अंदर कर देते हैं। इसके अलावा पोटेशियम उर्वरक जो होता है, ये पोटेशियम उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक जिसको अपन बोलते हैं, ये पादप में पोटेशियम पोषक तत्व की पूर्ति करता है। यौगिक उर्वरक की अगर हम यहाँ बात करें तो यौगिक उर्वरक के अंदर एक से अधिक प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति यौगिक उर्वरक से होती है। और एकल उर्वरक जो होता है इसमें केवल एक पोषक तत्व की पूर्ति होती है। एक पोषक तत्व की पूर्ति यहाँ होती है और यहाँ होती है आपके यौगिक उर्वरक के अंदर सब एक से अधिक पोषक तत्व की पूर्ति, एक से अधिक पोषक तत्व की पूर्ति। देखो बच्चों, ये वर्गीकरण है रासायनिक उर्वरकों का, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। फिर अपन इनके एक एक करके सभी वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे नाइट्रोजनधारी उर्वरक के बारे में। रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण, और रासायनिक उर्वरकों के वर्गीकरण में अपन ने पहला पढ़ा है वो है नाइट्रोजनधारी उर्वरक। नाइट्रोजनधारी उर्वरक, नाइट्रोजनधारी उर्वरक के बारे में अपने को बात करना है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि इस श्रेणी का जो उर्वरक होता है उस श्रेणी के उर्वरक से नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो होती है। इस श्रेणी के उर्वरक से पादपों को नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति होती है। इस श्रेणी के उर्वरक से पादपों को नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति होती है। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन पोषक तत्व की जो पूर्ति होती है पादपों को, वो
कई प्रकार से हो सकती हैं। मुख्य रूप से यहाँ अपन नाइट्रोजन के प्रकार के आधार पर नाइट्रोजन आधारित जो उर्वरक होते हैं इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के आधार पर यहाँ अपन इनको 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ लिखते हैं अपन कि नाइट्रोजन पोषक तत्व की पूर्ति 4 प्रकार से होती है, जिस आधार पर इस वर्ग को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग होता है उसे बोलते हैं बच्चों अमोनियम उर्वरक। पहली श्रेणी का जो उर्वरक है उसको अपन यहाँ नोट करते हैं अमोनियम उर्वरक के रूप में। अमोनियम उर्वरक। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम उर्वरक जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन पोषक तत्व की जो पूर्ति होती है वो अमोनियम आयन के रूप में होती है। अर्थात पौधा नाइट्रोजन की जो पूर्ति करता है वो अमोनियम आयन के रूप में करता है। भूमि में इस उर्वरक को उपयोग करने के बाद ये जो अमोनियम आयन होता है वो मृदा कणों के चिपक जाता है, जिसके कारण बरसात के समय जल के निक्षालन के साथ ये पोषक तत्व जमीन के निचले स्तर में नहीं जाते हैं, मृदा के निचले स्तर में नहीं जाकर ऊपर वाली जो भूपर्पटी होती है वहीं पर जमा रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस श्रेणी में नाइट्रोजन की पूर्ति NH4+ आयन द्वारा होती है। इस श्रेणी के आयनों का निक्षालन नहीं होता है, क्योंकि ये आयन मृदा कणों के साथ मिलकर चिपक जाते हैं। इनका निक्षालन जो होता है वो बहुत कम होता है या नहीं होता है। कारण ये होता है कि ये जो आयन होते हैं अमोनियम आयन ये मृदा कणों के चिपक जाते हैं और मृदा कणों के चिपकने के कारण ही जो आयन्स होते हैं उर्वरकों का उनका निक्षालन नहीं होता है, लंबे समय तक पादपों के लिए उपलब्ध रहते हैं मृदा के अंदर। देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि इनके निक्षालन नहीं होने के कारण ही यदि किसी खेत के अंदर पानी भरा हुआ है या ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस श्रेणी के उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। तो अपन यहाँ नोट कर सकते हैं कि पानी भरे खेत में भी इस वर्ग के उर्वरक का उपयोग नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस वर्ग के जो तत्व होते हैं इस वर्ग के उर्वरकों का उपयोग नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। देखो बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इस वर्ग के रासायनिक उर्वरकों को उपयोग करने के बाद जो मृदा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अर्थात ये उर्वरक मृदा की अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं। साथ ही में यदि हम पादपों के हिसाब से बात करें तो इस श्रेणी के जो उर्वरक हैं वो धान की फसल के लिए नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए सबसे उत्तम श्रेणी के उर्वरक होते हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, इसके प्रयोग से इसके
प्रयोग से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से क्या होता है, मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है और धान की फसल के लिए ये उत्तम श्रेणी के नाइट्रोजन उर्वरक हैं। अर्थात नाइट्रोजन उर्वरकों की श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं, 4 श्रेणियों की अपन बात कर रहे हैं, उसमें इस श्रेणी के पोषक तत्व धान की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट, इस श्रेणी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो NH4 अमोनियम सल्फेट है, और अमोनियम सल्फेट के अलावा बच्चों आपके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये 2 हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम उर्वरकों की श्रेणी के उदाहरण हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। फिर अपन इसी श्रेणी के किसी दूसरे उर्वरक की बात करते हैं। देखो बच्चों, इस श्रेणी के जो दूसरा उर्वरक है उसका नाम है नाइट्रेट उर्वरक। दूसरे उर्वरक का नाम है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक की अगर हम बात करें तो पादपों को इस उर्वरक के माध्यम से नाइट्रोजन की ही पूर्ति होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। ध्यान रखने की बात है कि इस श्रेणी के पादपों में इस श्रेणी के उर्वरकों से नाइट्रोजन पोषक तत्व NO3-2 अर्थात नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इस श्रेणी के उर्वरकों से नाइट्रोजन पोषक तत्व जो होता है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों कि अधिकांश जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट को सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। अधिकांश जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट को क्या करते हैं, सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा ये उर्वरक क्या होता है, पानी में शीघ्र घुलनशील होता है, जिसके कारण ये पौधों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे इसे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। पौधे इसे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। पौधे इसे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे ये जल में शीघ्र घुलनशील होता है, अतः पादपों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग, इस श्रेणी के नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग करते ही नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो पादपों को शीघ्र ही हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि बरसात के समय इस उर्वरक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जलविलेय होने के कारण जल के साथ घुलकर बरसात के पानी के साथ अन्यत्र चला जा सकता है। इसलिए वर्षा के समय इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पौधों को पूर्ति इसके माध्यम से नाइट्रोजन की नहीं हो पाएगी, क्योंकि जल के साथ ये नाइट्रेट आयन घुलकर बाहर चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, वर्षा के समय इस उर्वरक का
इस उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि पादपों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस श्रेणी के उपयोगों का उपयोग कृषक को बरसात के समय में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव होता है बच्चों क्षारीय। मृदा के अंदर ये क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। मृदा में ये उर्वरक क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। मृदा में ये क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। और एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, नाइट्रेट धारी उर्वरक जो नाइट्रोजन श्रेणी का है उसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो इस श्रेणी के उर्वरक हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पादप के इस श्रेणी के उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी के रासायनिक उर्वरक की हम बात करें तो उसे अपन बोलते हैं नाइट्रेट या अमोनियम उर्वरक। तीसरी श्रेणी का जो उर्वरक है उसे बोलते हैं नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक। ध्यान रखना बच्चों, इस श्रेणी के जो इस श्रेणी के जो उर्वरक होते हैं नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक जो होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रेट व अमोनियम दोनों के रूप में पाई जाती है। अर्थात पौधों को नाइट्रेट के रूप में भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और अमोनियम के रूप में भी होती है, क्योंकि कुछ आयन नाइट्रेट के रूप में हो सकते हैं, कुछ आयन अमोनियम के रूप में हो सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि इसके जो गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म भी नाइट्रेट और अमोनियम युक्त जो उर्वरक हैं उन दोनों की श्रेणी के बीच के ही होते हैं। और इनका जो प्रभाव होता है, इनके जो मृदा में प्रभाव है, ये सारे इन दोनों श्रेणी के उर्वरकों के बीच में ही होते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं कि इस श्रेणी के उर्वरकों से नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्रोजन पोषक तत्व NO3-2 व NH4+ दोनों के रूप में ही मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पादप के अंदर मृदा में इन उर्वरकों का प्रभाव नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरकों के मध्य का होता है। ध्यान रखना बच्चों कि मृदा में इन उर्वरकों का जो प्रभाव होता है वो उन उर्वरकों का प्रभाव नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरकों के मध्य की श्रेणी का होता है। यहाँ पे हम आगे बात करें इस श्रेणी के एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट इस श्रेणी के एग्जाम्पल्स हैं। तो अपन सबसे पहले नोट करते हैं एग्जाम्पल्स इसके। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और इसके अलावा बच्चों कैल्शियम अमोनियम
नाइट्रेट, जिसे सामान्य भाषा में कैन उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। ये नाइट्रेट और अमोनियम दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति करता है पादपों के अंदर। इसके अलावा बच्चों अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो भी इसी श्रेणी का एग्जाम्पल है, अमोनियम नाइट्रेट। ये बच्चों 3 प्रकार आपके रासायनिक उर्वरकों की जो पहली श्रेणी है नाइट्रोजनधारी उर्वरक, उसके हो चुके हैं। चौथे प्रकार की हम बात करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों एमाइड उर्वरक। चौथी श्रेणी जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक की है वो है आपके एमाइड उर्वरक। देखो बच्चों एमाइड उर्वरक की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ग के उर्वरक मुख्य रूप से यूरिया और कैल्शियम साइनाइड होते हैं। और आपको ध्यान रखना है इस श्रेणी के जो उर्वरक होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, अर्थात नाइट्रोजन जो होती है वो कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उसे एमाइड श्रेणी के उर्वरक बोलते हैं। और आपके यूरिया और जो कैल्शियम साइनाइड हैं वो इस श्रेणी के मुख्य उर्वरक होते हैं। अर्थात हम यहाँ नोट करें कि इस श्रेणी के उर्वरकों में इस श्रेणी के उर्वरकों में नाइट्रोजन पोषक तत्व कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। अर्थात इसमें कार्बन तत्व की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन पोषक तत्व जो होता है वो कार्बन पोषक तत्व के साथ पाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि सामान्यतः ये जल के अंदर शीघ्र विलय होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है वो इस श्रेणी के उर्वरकों से पादपों को देरी से मिलती है। यहाँ पर नोट करते हैं कि ये जल में शीघ्र विलय होते हैं, ये जल में शीघ्र विलय होते हैं। नाइट्रोजन इन उर्वरकों से पौधों को देर से मिलती है। नाइट्रोजन जो होती है वो इन उर्वरकों से नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो देर से होती है। और मुख्य रूप से इसके अंदर आपके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यूरिया और कैल्शियम साइनाइड मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। इस श्रेणी के एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो यूरिया व कैल्शियम साइनाइड इस श्रेणी के मुख्य उर्वरक हैं। इस श्रेणी के मुख्य उर्वरकों की अगर हम बात करें तो यूरिया और कैल्शियम साइनाइड इस श्रेणी के मुख्य उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों यहाँ पर जो जीवाणुओं के साथ क्रिया होती है, मृदा के अंदर इन उर्वरकों की जीवाणुओं के साथ क्रिया होती है। क्रिया होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर अमोनियम जो एमाइड होता है, एमाइड रासायनिक उर्वरक होता है, उससे नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सूक्ष्मजीव की इस उर्वरक के साथ मृदा विक्रिया से नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रेट व अमोनियम
के रूप में होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रेट व अमोनियम के रूप में होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोषक तत्व होते हैं ये मृदा के अंदर, विशेष रूप से यूरिया की हम बात करें तो यूरिया मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। यहाँ पर लिखें कि यूरिया मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। मृदा के अंदर जो यूरिया होता है वो बच्चों क्या करता है, अम्लीय प्रभाव छोड़ देता है। ये यूरिया की हम बात करें तो यूरिया के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। लगभग यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसलिए माना जाता है कि यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरकों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर अपन ने जो उर्वरकों का वर्गीकरण किया था उसका जो पहला पार्ट था नाइट्रोजनधारी उर्वरक, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अपन पढ़ेंगे आपके फॉस्फेटिक जो उर्वरकों का वर्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।